हेलो हेलो। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल हम पढ़ेंगे आज। एसी फंडामेंटल मूल तत्व। एसी फंडामेंटल हम पढ़ेंगे, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से, बहुत सावधानीपूर्वक आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। तो हम एसी फंडामेंटल को स्टार्ट करते हैं आज। तो जो हमारा सबसे शुरू में वर्ड आता है एसी करंट और डीसी करंट, तो यह क्या होते हैं? तो दिष्ट धारा बोले तो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट या डीसी धारा। तो क्या होती है? तो डीसी करंट यह होती है जो अपना मान और दिशा जो है तो समय के साथ क्या परिवर्तित नहीं करती है, वह डीसी करंट कहलाती है। ये हो गया हमारा कोई अक्ष यहाँ पास जीरो है, कोई डीसी वोल्टेज या करंट का मान क्या है? जीरो है। अब यहाँ से क्या होती है? डीसी स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या होती है? डीसी स्टार्ट होती है चलना। इसका समय अक्ष जो है तो सेकंड में इसको हम दर्शा रहे हैं। तो हम डीसी को स्टार्ट कर दिए चलाना। अब इसको देख रहे हैं कि ना तो यह दिशा, ये क्या है? धन अक्ष है और ये ऋण अक्ष है। आपने क्या पढ़ा होगा? चतुर्थांश पढ़ा होगा। ये धन अक्ष होता है और ये क्या होता है? ऋण अक्ष होता है। एक्सिस का धन अक्ष और ऋण अक्ष होता है। तो ये धन अक्ष है और ऋण अक्ष है। तो यह देख रहे हैं कि इसका मान क्या परिवर्तित हो रहा, क्या ऊपर ज़्यादा नीचे कम हो रहा, कुछ हो रहा नहीं हो रहा। तो इसका मान क्या है? इसका मान समान है। और इसकी जो दिशा है तो धन अक्ष से ऋण अक्ष आ रही नहीं आ रही, तो इसका मान और दिशा क्या है? समान है। इसलिए यह क्या कहलाती है? डायरेक्ट करंट कहलाती है। यह डीसी करंट कहलाती है। यह किस किस शेप में पाई जाती है? किस किस शेप में हो सकती है? किस किस आकार में हो सकती है? आकृति में हो सकती है? तो आपकी जो पहली है तो इसका जो आकार है, शेप है, तो ये हो सकती है डायरेक्ट। कैसी? डायरेक्ट हो सकती है या डायरेक्ट हो सकती है। दूसरी वो किस आकार में रहेगी? दूसरी एक तो हमारी इस आकार में हो सकती है, वेरिएशन, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे हम वेरिएशन कर रही है, वेरिएबल है। और एक जो तीसरी होती है हमारी, तो वो होगी पल्सेटिंग। कैसी? पल्सेटिंग। इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है। तो इस शेप में यह डीसी जो है तो इस शेप में क्या पाई जाती है। ठीक है। और जो एसी की बात करें, यदि हम एसी की बात करें, एसी करंट क्या होती है? तो एसी को लिखें तो प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम शॉर्ट में लिखें तो एसी भी लिखते हैं, एसी करंट या एसी धारा। तो एसी करंट क्या होती है? एक कोई हो गया हमारा टाइम अक्ष हो गया। अब टाइम अक्ष यहाँ जीरो है, यहाँ धन अक्ष है और यहाँ क्या है? ऋण अक्ष है। अब जब हम धारा को या वोल्टेज को जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इसका मान देख रहे हैं कि क्या है? बढ़ रहा है। यहाँ टाइम है जो सेकंड में है, धारा इसका मान क्या है? इसका मान बढ़ रहा है। इसको हम लेते हैं धारा कहें तो आई का मान इधर लेंगे, इधर दर्शाते हैं आई। तो इस आई का मान क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं
कि समय के साथ बढ़ रहा है। इस टाइम पे इसका समय दूसरा है और इसका मान भी क्या है, अलग है। इस टाइम पे इसका मान अलग हो जाएगा और इस टाइम पे इसका मान अलग हो जाएगा, समय इसका अलग हो जाएगा। तो समय के साथ क्या हो रहा है, यह बढ़ रहा है। और इसकी जब दिशा की बात करें तो फिर यह क्या है, घट रहा। अब इसकी दिशा की बात करें तो धन से ऋण की ओर आ रहा, मतलब इसका दिशा भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, जिसका मान यहाँ पास क्या है, इसका अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। तो जिसका मान और दिशा क्या है, परिवर्तित होती है, वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसकी दिशा धन अक्ष से ऋण अक्ष में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है, और इसका मान भी परिवर्तित हो रहा। तो प्रत्यावर्ती धारा वह होगी जो अपना मान समय और दिशा के साथ क्या करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, तो वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। एक इसकी शेप में पाई जाएगी आपकी, जो यदि पहला नंबर बात करें तो ए आपकी पाई जाएगी, ऐसी भी हो सकती है। मान और दिशा तो ऐसे ये भी परिवर्तित कर रही, तो इसको हम स्क्वायर आकार या आयताकार नाम दे सकते हैं, इस शेप में पाई जा सकती है। और दूसरा जो है तो यह और किस शेप में पाई जा सकती है, साइन वेव में तो पाई जाएगी, साइन वेव में पाई ही जाएगी। और साइन वेव में ही ज़्यादातर हम लोग उत्पन्न करते हैं। क्यों उत्पन्न करते हैं, जस्ट बताने वाले हैं। और इसको किस आकार में पाई जा सकती है, या त्रिभुजाकार आकार में पाई जा सकती है। त्रिभुजाकार इस प्रकार से, त्रिभुजाकार कहें तो शतूथ आकार में पाई जा सकती है। ये साइन वेव में हो गई, साइनसोइडल। और ये हो गई आपकी रेक्टेंगल या आयताकार या स्क्वायर बोल सकते हैं। और ये हो गई आपकी शतूथ, शतूथाकार। तो इस प्रकार से जो साइन वेव है और प्रत्यावर्ती धारा है और डीसी करंट है, तो इस आकार में यह पाई जाती है। इसको आप देख सकते हैं। तो छोटी चीज़ आपने जान लिया कि दृश्य धारा क्या होती है, दृश्य धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। इसको आप नोट कर सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं हम। अब जो हम देखने वाले हैं कि ईएमएफ को हम जवक्री बोले तो साइनोसॉइडल में ही क्यों उत्पन्न करते हैं, इस वाले शेप में हम क्यों उत्पन्न करते हैं। ये क्या है, साइनोसॉइडल है, जवक्री है, साइनोसॉइडल है। इससे हमारे क्या फ़ायदे होते हैं, हम क्यों उत्पन्न करते हैं साइनोसॉइडल को, साइनोसॉइडल शेप में। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती को साइनोसॉइडल कहे तो जवक्री, यहाँ पास दिख रहा जवक्री शेप में क्यों उत्पन्न करते हैं। तो साइनोसॉइडल को जवक्री शेप में उत्पन्न करने के हमारे फायदे क्या होते हैं। यहाँ पास हमारी हो गई क्या, कोई आकार ले लिए, अल्टरनेटर ले लीजिए मान लीजिए। अब यहाँ पास क्या करते हैं, हम धारा को, वोल्टेज को, ईएमएफ को उत्पन्न करते हैं। तो ईएमएफ को जो उत्पन्न करेंगे तो पहला हमारा फ़ायदा ये होगा कि इसकी क्या होगी, गणितीय गणना करना क्या होगा, आसान होगा। इसकी हम गणितीय गणना क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पास मान लेते हैं किसी क्षण आई का मान कितना होगा, I1 है, फिर आई का मान क्या है, I2 है, आई का मान क्या है, I3 है। तो इस प्रकार से जितनी बार आई आया है उतनी बार हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे। आई का मान जितनी बार भी है तो इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस में लिख लेंगे। और संख्या को क्या करेंगे, काउंट करके जितनी बार है, मान लेते हैं यहाँ आई क्या है, n बार है, तो जितनी बार है तो उसको हम क्या करेंगे, डिवीज़न कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि किस क्षण उसका मान क्या है। तो इसीलिए हम इसको किस में उत्पन्न कर लिए हैं,
साइनोसॉइडल में, क्योंकि हमको इसका गणितीय गणना करना क्या है, आसान है। तो हम पहले लिखेंगे गणितीय गणना करना क्या है, आसान है। गणितीय गणना करना आसान है। तो इसमें फिर दूसरा हमारा और क्या फ़ायदा हो सकता है, दूसरा फ़ायदा यह होगा कि जो हमारी मशीनें होती हैं, सिंक्रोनस मोटर होती हैं, वो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उसी के सिद्धांत पर हमारी जो मोटरें होती हैं, एसी मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, मोटरें हैं, तो उसी के सिद्धांत पर हमारी बनाई जाती है। और हमारी ये तो ना आपको ये त्रिभुजाकार ना तो स्क्वायरकार इस आकार में नहीं बनाई जाती, क्योंकि वह घूमता हुआ फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। यदि उस आकार में हम उत्पन्न करते हैं तो वो काम की नहीं है हमारे। तो हम एक साइन वेव में उत्पन्न करने का रीज़न यही है कि उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घूमता हुआ उत्पन्न होगा, तो उससे हमारी बहुत बड़ी फ़ायदा होगी, क्योंकि बहुत ही उपयोगी होती है मोटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो घूमता हुआ सिंक्रोनस स्पीड में, कैसे सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ये सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा है। और जो तीसरी चीज़ है हमारी, तो इसमें कोई भी जो मशीनें होती हैं तो उसमें क्या व्यवधान, डिस्टरबेंस वो उत्पन्न नहीं होता। क्या चीज़, व्यवधान, डिस्टरबेंस को क्या बोलें, व्यवधान। हमारी जो मशीनें होती हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, वो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली चल सकती है जब हम साइनसॉइडल वेव से चलाएंगे, यह सेव उत्पन्न करके हम चलाएंगे। तो हमारा जो उत्पन्न करने का मेन रीज़न है जो वक्री, तो यह फ़ायदा देखते हुए हम उसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब उत्पन्न कैसे करते हैं, वह कैसे उत्पन्न होगी उसको अब हम समझते हैं कि उत्पन्न आखिर कैसे होती है। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आप साथ में नोट करते चलिए, आप साथ में नोट करते चलिए, समझते चलिए और नोट भी करते चलिए, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। ओके, अब हम साइनोसॉइडल कैसे उत्पन्न करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा साइनोसॉइडल उत्पन्न करना, साइनोसॉइडल उत्पन्न करना। तो साइनोसॉइडल उत्पन्न करने के लिए, जो वक्री हमको उत्पन्न करने के लिए, या तो कहें तो ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र ले लेंगे। क्या करेंगे, दो हम चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, एक हो गया N और एक हो गया S हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में हम क्या करते हैं, एक हम चालक तार को रखते हैं, एक हम कंडक्टर को रखते हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र से N से S की ओर क्या होती है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, एक दो जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं 1 2 3 4, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इतने ही क्षेत्र से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, तो वह एक डेंसिटी क्षेत्रफल घेर रही है। तो वह फिर उस डेंसिटी कहें तो चुंबकीय मैग्नेटिक डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स, तो फ्लक्स कहें तो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाते हैं जब, तो उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है। अब चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को ले लेते हैं। क्या, एक कंडक्टर को ले लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, घुमाना चालू करेंगे। एक कंडक्टर का आकार हम देखें तो एक कंडक्टर कुछ इस प्रकार से है। ये जो कंडक्टर है तो हमारा कुछ इस प्रकार से है। दो कंडक्टर ले लिए और उसको हम क्या किए, जोड़ दिए। तो ये क्या है, जोड़ने वाला एंडिंग भाग है। तो जो हमारी कंडक्टर में उत्पन्न होगी ईएमएफ, तो इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D। तो A से B इतने क्षेत्र में ही हमारी जो होगी तो ईएमएफ उत्पन्न होगी। हमारा जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग वाला भाग है, इस क्षेत्र में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। वो एक जोड़ने के लिए है, वो एक चालक तार जोड़ा है मैंने, उसमें उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जो
चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय जो ईएमएफ होती है तो वो किस में होगी, मेन कंडक्टर में होगी, ना कि एंडिंग पॉइंट में होगी, लास्ट वाले भाग में होगी। तो इस कंडक्टर को हम इस प्रकार से यहाँ पास रख लेते हैं। ये कंडक्टर हमको ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे ऐसे आकार में दे दिए, तो ऐसे ऐसे हमको क्या दिख रहा है, अब दिखेगा, इसका दोनों भाग नहीं दिखेगा, लेकिन एक भाग इसका क्या है, पीछे साइड छुपा हुआ है। इसको अभी ऐसा है तो इसको हम ऐसे घुमा दिया, तो इसका पीछे एक भाग है, जो सामने वाला भाग है हमको ये दिख रहा है, तो कुछ इस आकार में है। अब चुंबकीय क्षेत्र में इस कंडक्टर को हमने रख दिया। हम अभी एक्सिस के बारे में बताया, ये कितना होता है आपका, ये होगा 0, ये होगा 90, ये होगा 180, 270, और यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास होता है 0, और जस्ट इसके थोड़ा से बगल में क्या होगा 360। ठीक है, तो इस तरह एक्सिस में इसको हम क्या घुमाना चालू करते हैं। अब जब घुमाएंगे तो यह कहाँ है, 0 अंश पर है, यह 90 होगा, और एक क्या होगा 180 होगा, 270 होगा, और एक क्या होगा 360 होगा डिग्री। अभी कहाँ है हमारा ये चालक तार, कहाँ है, 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर है तो क्या इस चालक तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा, नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं वह घूमते हुए चूँकि कंडक्टर जब घूमेगा तो क्या होगी, तब उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, तब उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो यह क्या घूम रहा है, नहीं घूम रहा, क्योंकि यह 0 अंश पर है। अब 0 अंश पर है तो इसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे, तब तो यह चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा और इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो चलिए हम घुमाना प्रारंभ करते हैं। अब इस चालक तार को जब हम घुमाते हैं तो एक चीज़ आपको दिखा दें यहाँ पास कि एक रेखीय वेग होता है, क्या होता है, एक रेखीय वेग। रेखीय वेग बराबर होगा दूरी बटा समय। एक होता है कोणीय वेग, क्या होता है, एक कोणीय वेग। कैसा होगा, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग में जो कोणीय वेग की दूरी होगी, रेखीय वेग में सीधा हम जाएंगे, कोणीय वेग में एक कोण बनाते हुए गोले आकार में, तो कोणीय वेग की दूरी हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा समय। कोणीय वेग की दूरी हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा समय। तो यहाँ पास जो हम घुमाएंगे चालक तार को, तो जब हम राउंड आकार में घुमाएंगे तो क्या रेखीय वेग में घूमेगा, नहीं, गोले आकार में घूमेगा, कोणीय वेग में घूमेगा। तो यहाँ हम किसको, इस चालक तार को कैसे घुमाते हैं, कोणीय वेग में घुमाते हैं। अब जब कोणीय वेग में घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ तक घुमाए, मैंने यहाँ से यहाँ तक घुमाया, तो इसमें यहाँ पास थे तो कुछ टाइम इसका लग रहा होगा। अब यहाँ से आते आते यहाँ तक मैंने घुमाया तो इसमें कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ सेकंड ही लगा पर टाइम तो लगा। तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे कि किसी क्षण किसी समय पश्चात घुमाते हैं। तो इसमें जब हम इस चालक तार को यहाँ से घुमाना चालू करते हैं तो कोणीय वेग से इस चालक तार को हम क्या करेंगे, घुमाना चालू करेंगे। जब कोणीय वेग से घुमाना चालू करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो कुछ टाइम को यहाँ पास हम लिख लेते हैं t। अब क्या करते हैं, यहाँ से मैंने घुमाना चालू किया तो इस चालक तार को घूमते घूमते यहाँ पास आ गया। अब घूमते घूमते जब यहाँ पास आया तो कुछ टाइम लगा, तो उसको हम लिख दिए t। अब यह कैसे घूमा, क्या रेखीय वेग में घूमा, नहीं, यह कैसे घूमा, कोणीय वेग में घूमा। तो कोणीय वेग में घूमा तो कोणीय वेग को हम किससे लिखते हैं, कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। यहाँ पास मैं नोट करता हूँ, कोणीय वेग, कोणीय वेग को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। तो कुछ समय लगा तो इसको टी से दर्शा दिए, और जब इसमें हम कोणीय वेग से घूमा तो कोणीय वेग से घूमेगा तो ओमेगा से घूमेगा। अब यह चालक तार यहाँ से यहाँ तक घूमा, तो इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसके बीच में कुछ कोण बन गया। क्या बन गया, कोण बन गया। तो मान लेते हैं थीटा। आपको दिख रहा कि बड़े लिखें, ठीक है, हम बड़े लिखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पास क्या बन गया, थीटा बन गया, यहाँ पास थीटा बन गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, थीटा बराबर क्या हो गया, WT हमको मिल गया, कोणीय वेग गुणे समय मिल गया। थीटा बराबर क्या मिल गया, कोणीय वेग गुणे समय मिल गया। तो जब हम इस चालक तार को घुमाते हैं धीरे धीरे, जैसे ही घुमाना चालू करते हैं
तो इसका उत्पन्न EMF का मान बढ़ने लगता है। अभी 0 था, 0 से दूसरे कोण पर आया, दूसरे कोण पर आया, किसी क्षण हमारा 90 कोण पर आ गया, 90 अंश पर आ गया। तो 90 अंश पर आ गया, तो इस प्रकार से जब हम इसको देखें तो अभी हमारा कहाँ था, 0 पर था, अभी हमारा 0 पर है। इसको धीरे धीरे हमने घुमाना किया तो इसका EMF क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी EMF इतनी हुई। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी EMF इतनी हुई। अब जब यहाँ से यहाँ तक आ गया मैं तो इसकी EMF कितनी होगी, 90 हो गई। तो यहाँ पास मैंने देखा कि 90 अंश पर इसकी EMF क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब इस 90 अंश से क्या ज़्यादा जा सकती है, नहीं जा सकती है, क्योंकि इसका जो शेप बनेगा हमारा तो नीचे की ओर जाएगी, बल्कि ऊपर की ओर नहीं जाएगी। तो इसमें उत्पन्न EMF का मान मैंने देखा कि जब वो सबसे मैक्सिमम इसमें उत्पन्न EMF का मान कब है, जब वह 90 अंश पर है। 90 अंश पर जब है तो इसमें उत्पन्न EMF का मान सबसे अधिक क्यों होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कैसे जा रही हैं, इस प्रकार से जा रही। अब इस चालक तार को हमने क्या किया, इस प्रकार से कुछ ऐसे घुमाया, तो इसका जो बल लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इसका जो बल लग रहा तो नीचे की ओर लग रहा। चालक तार में हमने इसको, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसको जो हमें ऐसे घुमाया तो इसका बल कहाँ लग रहा है, कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर लग रहा है। जब नीचे की ओर इसका बल लग रहा तो हम देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं को ये जो चालक तार है तो कैसे काट रहा, परपेंडिकुलर काट रहा, लंबवत कर रहा, एक ऐसे लंबवत इसको काट रहा है। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, चालक तार लंबवत काटता है तो उस क्षण क्या होता है, उसमें चालक तार में उत्पन्न EMF का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो 90 अंश पर ही काटेगा और जो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वो तो वहाँ कोण बनेगा 90 अंश ही बनेगा। तो 90 अंश पर इसकी जो उत्पन्न EMF का मान है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब क्या करेगा, 90 अंश से यहाँ पास 90 अंश आ गया। अब 90 अंश से क्या होगा, धीरे धीरे 180 की ओर बढ़ेगा, और 190 अंश यहाँ पास था, धीरे धीरे 180 की ओर बढ़ा, तो क्या हुआ, इसकी EMF की मान घट गई। अब क्या करेगा, दिशा अपनी चेंज कर देगा। अभी धन अक्ष की ओर था, अब कहाँ आएगी, ऋण अक्ष की ओर। अब जब ऋण अक्ष की ओर आती है तो इसमें उत्पन्न EMF का मान कैसा होता है, बढ़ता है कि घटता है, या फिर कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है। अब जब हम 80 से कहाँ जाते हैं, 270 की ओर, तो 80 से 270 की ओर आते हैं तो देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड में क्या कर रहा है, EMF का मान धीरे धीरे बढ़ रहा। कब, जब हम इस चालक तार को मैंने घुमाना चालू कर दिया इधर साइड, तो यहाँ पास 180 से 270 तक इसका मान बढ़ेगा। तो 180 यहाँ पास क्या है, 180 है, इसी को पाई लिखें या 180 लिखें, डिग्री में लिखें तो 180 लिखेंगे, और रेडियन में लिखें तो फिर पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान ही क्या होता है, 180 होता है। तो 180 से जब हम 270 की ओर क्या किया, घुमाना चालू किया, यहाँ से 180 से 270 की ओर घुमाना चालू किया, तो इसमें उत्पन्न EMF का मान क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो 270 पर भी उत्पन्न EMF का मान नेगेटिव अक्ष में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। पॉजिटिव अक्ष में मैंने देखा था तो 90 पर था, और नेगेटिव अक्ष में 270 पर होगा। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं के चालक तार को 270 से कहाँ ले जाते हैं, अब हम 360 की ओर ले जाते हैं। तो उत्पन्न EMF का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पास इधर से इधर आने पर उत्पन्न EMF का मान बढ़ा था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, उत्पन्न EMF का मान घटेगा। 270 से 360 की ओर आने पर उत्पन्न EMF का मान क्या होगा, घटेगा। तो हमारा जो बढ़ता है तो 0 से 90 बढ़ता है, और 180 से 270 के बीच में बढ़ता है, अदरवाइज उधर साइड क्या होता है, मान घटता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साइनसोइडल वेव में साइनसोइडल को उत्पन्न करते हैं कोणीय वेग में। तो हमको क्या मिला, जो हमको मिला इतना मेहनत के बावजूद, तो थीटा बराबर मिला कोणीय वेग गुणे समय, ओमेगा इंटू टाइम, इतना चीज़ मिला। अब इसको हम देखते हैं कि जो कोणीय वेग है, हाँ, जो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो सबसे अधिक कब उत्पन्न हो रही है, जब इसको क्या कर रही है, लंबवत काट रही है। तो सबसे कम उत्पन्न कब होगी, सबसे कम उत्पन्न होगी जब उसके क्या होगी, समांतर में होगी। चालक तार भी इसी दिशा में है, और चुंबकीय बल रेखाएं भी इसी दिशा में है। तो इसको क्या काट रही है, नहीं काट रही है। जब नहीं काटेगी तो उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। तो सबसे कम उत्पन्न होता है जब चुंबकीय बल रेखाएं और चालक तार एक दूसरे को क्या हो, समांतर में हो, उस कंडीशन में सबसे कम काटता है। और जब उसके एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, वो सबसे अधिक काटता है। अब कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग
कोणीय वेग क्या है, मैंने यहाँ से यहाँ तक आया था, यहाँ से यहाँ तक आया था, तो इस प्रकार से मैंने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, एक क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, यहाँ पास उसका केंद्र हो गया, एक त्रिज्या बना लिया। अब कोई त्रिज्यी वेग से क्या करता है, घूमना प्रारंभ करता है, तो फिर उसको यहाँ से मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, एक त्रिज्या क्या मिल जाता है, एक क्षेत्र मिल जाता है, जो कोणीय वेग से घूमता हुआ एक क्षेत्र हमको मिला है। तो ये क्या है, इसको यदि हम इस क्षेत्र को देखें तो टाइम लगा, और इसमें क्या होना, कोणीय वेग से घूमा, तो कोणीय वेग को हम किस में दर्शाएंगे, कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं, कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं, कहाँ गया मेरा पाई पाई नहीं है, तो पाई हम यहाँ पास लिख लेते हैं, तो कोणीय वेग को हम पाई से दर्शाएंगे, सॉरी कोणीय वेग को हम किससे दर्शाएंगे, ओमेगा से दर्शाएंगे, जो हमारी कोणीय रेडियन को हम पाई से दर्शाएंगे। तो कोणीय वेग बराबर होता है हमारा रेडियन बटे समय होता है। रेडियन को हम क्या पाई लिखते हैं, पाई बाई टी लिखते हैं, ठीक है। अब जो पाई का मान होता है, तो पाई का मान, यदि पाई का मान हम रेडियन में, पाई का मान कोणीय वेग इस प्रकार से लिखेंगे, रेडियन बराबर होता है पाई बाई टी। अब कोणीय वेग को यदि हम रेडियन में लिखना चाहें, कोणीय वेग को, तो W बराबर होगा पाई, रेडियन में लिखना चाहे तो W बराबर होगा पाई। यदि हम इसको कोणीय उसमें लिखना चाहें, अंश एंगुलर में, एंगल में लिखना चाहें, तो इसको हम लिखेंगे रेडियन में लिखना चाहें तो पाई लिखेंगे, और इसको यदि हम अंश में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 180 अंश। तो पाई बराबर क्या होता है, 180 हम लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या 180 लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियन में लिखेंगे W बराबर तो पाई होगा, यदि अंश में लिखेंगे तो 180 होगा, तो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, तो पाई बराबर 180 लिखेंगे। यहाँ पास भी हमने पाई को ही 180 लिखा था, पाई को ही 180 लिखा था यहाँ पास। अब क्या करते हैं हम, अब हम, ठीक है, इतना मैंने उत्पन्न कर लिया। अब इसमें जो आगे चीज़ है आपकी, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, पाई का मान 22/7 लिख दें, या फिर हम लिख सकते हैं इसी को 314 लिख सकते हैं, पाई का मान इतना होता है। अब जो हम देखेंगे इसमें कुछ पद टर्म निकल के आते हैं, जो चक्र होते हैं, साइकिल, ये साइकिल क्या होते हैं, जो टर्म निकल के आते हैं साइकिल, तो ये साइकिल क्या होता है, तो साइकिल को हम समझते हैं, चक्र को समझते हैं। साइकिल क्या होता है, चक्र क्या होता है। तो साइकिल क्या होगा, साइकिल जब हम चलाते हैं तो एक उसका पहिया जब घूम जाता है, एक चक्र, तो बोलते हैं उसको एक चक्र घूम गया। तो मैंने चालक तार यहाँ से लिया, जब चालक तार को यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 से 360 तक पूरा एक बार घुमा दिया, तो वह चालक तार का वो क्या हो गया, एक चक्र हो गया, चालक तार का वह एक चक्र हो गया। तो यह यदि एक सेकंड में एक चक्र घुमाता है, यदि एक सेकंड में, कितने टाइम में, एक सेकंड में एक चक्र घुमाता है, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, एक साइकिल कहलाएगी। एक सेकंड में एक चक्र घुमाता है तो वह उसका क्या कहलाएगा, एक चक्र कहलाएगा। ओके, ये चक्र हो गई। अब जो चक्र होती है वो एक चक्र इसका कितना होता है, 360 लिख सकते हैं, या फिर 2π लिख सकते हैं। एक चक्र यहाँ से कितना हुआ, 0 से घुमाना चालू किया तो 360 लिख सकते हैं, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं, या फिर इसी को 2π लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, तो एक चक्र घूमने के लिए जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, एक चक्र घूमने के लिए जो टाइम लगा है, तो वह उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। इसको कैपिटल T से हम दर्शाएंगे, इसको हम किससे दर्शाएंगे, आवर्तकाल को कैपिटल T से हम दर्शाएंगे। तो आवर्तकाल वही है कि चालक तार को एक चक्र घूमने में
जो टाइम लगा है, जो समय लगा है, वह क्या कहलाएगा, उसका आवर्तकाल कहलाएगा। इसके बाद जो हमारा आता है आवृत्ति। फिर नीचे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति कहें तो फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी? तो आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी, यदि चालक तार को हमने क्या किया, एक चक्र घुमा दिया। चक्र क्या होता था? चक्र क्या होता था कि चालक तार कोई एक राउंड घूम गया तो वह उसका क्या कहलाता था, चक्र कहलाता था। एक राउंड कब घूमता था? जब वह 0 से 360 तक जाता था या तो फिर 2π तक जाता था, तो वह उसका क्या कहलाता था, एक चक्र कहलाता था। अब यहाँ पास जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी? तो चालक तार, मैंने थोड़ा उसमें सेकंड लगा दिया था, चक्र में क्या कर दिया था, सेकंड बोल दिया था। सेकंड नहीं होना चाहिए, वो सिंपल इतना ही होना चाहिए कि एक चालक तार जो है तो 360 यदि डिग्री घूम गया या 2π डिग्री घूम गया तो वह उसका क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यदि वही चालक तार एक चक्र घूम गया, 360 डिग्री घूम गया और या फिर 2π घूम गया, यदि एक सेकंड में वह घूम रहा एक चक्र, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगी, आवृत्ति जो होगी तो क्या होगी, यदि चालक तार एक साइकिल घूम रहा, कितना घूम रहा, एक साइकिल घूम रहा, और उसमें जो समय लग रहा तो वह 1 सेकंड लग रहा है, कितना, साइकिल पर सेकंड। तो वो यदि साइकिल एक चालक तार 1 सेकंड में एक चक्र घूम रहा है तो वह उसकी जो साइकिल होगी वह कितनी होगी, वह जो उसकी आवृत्ति होगी, वह उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी होगी, वह 1 होगी। और एक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में दर्शाते हैं, उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, तो 1 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी होगी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी। इसको हम इरेज कर देते हैं, इधर फिर लिखते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी। साइकिल 1 सेकेंड बराबर 1 हर्ट्ज हो जाएगी। यदि वही 1 सेकंड में कितनी बार घूम जाता है, 10 बार घूम जाता है, 10 साइकिल घूम जाता है, तो वह उसकी 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। यदि वही चालक तार 1 सेकंड में कितनी बार घूम जाता है, 50 बार घूम जाता है, 50 साइकिल घूम जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जो अदर कंट्री में आती है, जैसे अमेरिका साइड होगी, वहाँ 60 हर्ट्ज आती है, वहाँ 60 हर्ट्ज आती है। तो अपने इंडिया की पूछे तो वो अपनी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो 1 सेकंड में जितनी चक्र घूम जाएगा चालक तार, वही उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब इसमें आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा संबंध देखें तो जो आवर्तकाल होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। जो आवर्तकाल होता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। यदि आवर्तकाल, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो F बराबर 1/t लिख सकते हैं, एक दूसरे को अपोजिट हम लिख सकते हैं। तो यदि t बराबर जो फ्रीक्वेंसी है तो कितनी है, यदि 50 है, एक आवर्तकाल बराबर, एक आवर्तकाल में यदि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, तो यदि 50 है तो आवर्तकाल में, एक आवर्तकाल में कितना सेकंड होगा, कितना सेकंड होगा। चूँकि आवर्तकाल क्या है, एक प्रकार का समय है, समय को किससे दर्शाएंगे, सेकंड से, यूनिट। तो एक इसको हम जब भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.02 सेकंड। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एक आवर्तकाल में कितना सेकंड होता है, तो 0.02 सेकंड होता है। एक आवर्तकाल में 0.02 सेकंड होता है। तो ये इसके बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। एक हम वर्ड आता है आयाम, एम्पलीट्यूड। एक वर्ड आता है एम्पलीट्यूड, आयाम। जो चौथी चीज़ है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जो वोल्टेज हो या करंट हो, उसका जो मैक्सिमम मान है, उसका जो उच्चतम मान है, वह क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, वह उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, वह उसका आयाम कहलाएगा। तो वोल्टेज या करंट का उच्चतम मान क्या कहलाता है, उसका
आयाम कहलाता है। एक होता है तत्कालिक मान। क्या होता है? एक तत्कालिक मान होता है। तो तत्कालिक मान क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पास लिखते हैं, इस चालक तार को हटा देते हैं। तत्कालिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये तत्कालिक मान क्या होता है? तत्कालिक मान वोल्टेज या करंट का किसी क्षण का लिया गया मान तत्कालिक मान कहलाता है। यदि इस क्षण देखें तो इसका तत्कालिक मान कितना होगा? इतना होगा। इसको इतना इतना देख सकते हैं। यदि इस क्षण देखें तो इसका तत्कालिक मान इतना होगा। इस क्षण देखें तो इस क्षण इसका तत्कालिक मान इतना होगा। तो इसको करंट को देख रहे हैं तो I1, यहाँ देख रहे हैं I2, I3। तो किसी क्षण का लिया गया मान वह तत्कालिक मान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता हुआ चालक द्वारा चालक में उत्पन्न EMF का लिया गया किसी क्षण का मान, घूमता हुआ चालक में उत्पन्न EMF का लिया गया किसी क्षण का मान क्या कहलाता है? तत्कालिक मान कहलाता है। यदि करंट का तत्कालिक मान देखें तो किसी क्षण ले लेंगे करंट का, यहाँ पास I2, I3, तो इस प्रकार से इसका तत्कालिक मान हो जाएगा। अब तत्कालिक मान जो होता है तो उसको हम जो दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं? यदि वोल्टेज है तो तत्कालिक मान, यदि वोल्टेज है तो आप जान जाएंगे सिंपली वोल्टेज की बात कर रहा है। यदि यही वोल्टेज तत्कालिक मान को बोलेगा तो वो आपको कैपिटल में नहीं बल्कि स्मॉल में मिलेगा। यदि तत्कालिक मान आई में, करंट यदि आई की बात करेगा तो वो कैपिटल में नहीं बल्कि आपको आई में दिखेगा। तो आप समझेंगे वो तत्कालिक मान की बात कर रहा है। ओके, इसको इरेज करें। तो जो तत्कालिक मान होता है, यदि वोल्टेज का हम तत्कालिक मान देखें तो V बराबर होगा वोल्टेज का तत्कालिक मान स्मॉल v, करंट का तत्कालिक मान, करंट का तत्कालिक मान, पावर का भी तत्कालिक मान वो भी कैपिटल P से होगा। कैपिटल P में है तो आप समझेंगे वो क्या है? पावर का तत्कालिक मान की बात कर रहा है। पावर का तत्कालिक मान, पावर का तत्कालिक मान। अब जो तत्कालिक मान होता है वो क्या होता है? V बराबर तत्कालिक मान, यदि इसका फार्मूला देखें तो V बराबर कैपिटल वोल्टेज कहें तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज और उसमें उत्पन्न साइन थीटा, साइन वैल्यू, तो साइन वैल्यू को साइन थीटा। तो जो तत्कालिक मान होता है वो क्या होता है? स्मॉल v बराबर V मैक्सिमम साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? WT लिख सकते हैं। तो यहाँ पास थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? WT लिख सकते हैं। तो V बराबर VM साइन थीटा, थीटा की जगह WT लिख सकते हैं। अब इसमें से और कुछ चेंज कर सकते हैं। हाँ, WT की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W का मान क्या होता है? W बराबर होता है, W बराबर 2 पाई F होता है। W बराबर होता है 2 पाई F। तो V बराबर V मैक्सिमम साइन, W की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई F T। ठीक है, और इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पास हम F की जगह क्या लिखवाएंगे? F की जगह हम T लिख सकते हैं, क्योंकि F का रिलेशन मैंने निकाला था, F का रिलेशन निकाला था। तो भी मैक्सिमम साइन 2 पाई F की जगह हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो 1/T लिखें या फिर इसके पूरे 1/T हम क्या कर दें? T लिख दें, इसको कोष्टक में बंद कर दें और यहाँ पास स्मॉल t। तो ये जो फार्मूला हमारा निकल के आता है, तो क्या हो जाता है? वोल्टेज का
वोल्टेज का क्या हो जाता है, तात्कालिक मान। अब इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यदि हमको इस प्रकार से कुछ दिए हैं मान इसका, तो इसको रखना है, नहीं दिए हैं जिस तरीके से मान दिए हैं उस तरीके से हम फार्मूले को रखकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा एक बकरी धारा, एक बकरी धारा, एक बकरी धारा आई बराबर, बकरी धारा आई बराबर 314, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी आवृत्ति कहें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या होगी। तो इसमें हमको किसका मान दिया है, 314। 314 हम देख सकते हैं इसमें, इस वाले फार्मूला में देखें, कहाँ गया मेरा फार्मूला जिसमें हम WT रखे थे, ये है 314। 314 हमारा किसका मान है, 314 हमारा W का मान है। तो उस फार्मूले को लिखेंगे V बराबर VM साइन WT। W बराबर कितना मान दिया है हमारा, 314 दिया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको देखना है पहले कि हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमको कहाँ से मिलता है, फ्रीक्वेंसी हमको इस वाले फार्मूले से मिलेगा। W बराबर कितना होता है, 2πf। तो इस वाले फार्मूले के रख लेते हैं, W बराबर 2πf। हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी को हम f बराबर लिखेंगे, इसको इधर हम कर देते हैं बराबर है, तो W/2π बराबर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया। W का मान कितना दिया हमको क्वेश्चन में, 3, 4। 2 का मान क्या है, 2 लिख देते हैं। पाई का मान क्या होता है, 3.14 पाई का मान होता है, इससे पहले बताया मैंने, बराबर f को मैंने इस साइड लिख देता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, दशमलव लगा है कितने, 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 हम 0 लगा देंगे, दशमलव क्या हुआ, हट गया। 314 से 314, 100 से 50, तो f बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। f बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं आते। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। दूसरा क्वेश्चन को अब हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ओके, इरेज करें इसको, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी जबकरी धारा का उच्चतम मान, यदि किसी जबकरी धारा का उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान, यदि किसी जबकरी धारा का उच्चतम मान हम कितना लेते हैं, धारा का उच्चतम मान हम 100 एम्पियर ले लेते हैं। कितना है, 100 एम्पियर है। तो फिर 30 डिग्री पर उसका मान ज्ञात कीजिए। कितना, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री पर उसका मान ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री पर उसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री पर हमको मान ज्ञात करना है, यदि उसका उच्चतम धारा कितना है, 100 एम्पियर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम देखेंगे धारा दिया है, तो धारा का हम तत्कालिक मान I बराबर कितना, 100 दिया है। I बराबर कितना, हम पहले देख लेते हैं। I मैक्सिमम होता है साइन थीटा होता है। I का मान कितना दिया है, I का मान 100 दिया है। I का मान कितना दिया है, I मैक्सिमम का मान 100 दिया है। साइन थीटा पर कितना,
30 दिया है, साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 साइन 30 लिखते हैं, साइन 30 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, आई, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसी को साइन 30 को 1/2 हम लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको फटाफट जो करना चाहिए, 50 से गया तो इसकी जो एम्पियर है, धारा है, वो कितनी एम्पियर हो जाएगी, 50 एम्पियर हो जाएगी। ओके, यदि इसी प्रकार से आपको पूछ ले कि 45 एम्पियर पर आप बताएं, 45 डिग्री पर आप बताएं, तो 30 साइन 30 की जगह क्या लिख देंगे, साइन 30 की जगह 45 लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। और इसमें क्या सुधार करेंगे, 100 गुणे साइन 45 का मान 1/2, √2 का मान कितना होता है, 0.70 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 707 हो जाएगा। क्या है, धारा है तो एम्पियर में हो जाएगी। यदि कितना 45 का मान पूछ ले, यदि 45 की जगह आपको पूछ लिया 135, कितना पूछ लिया, 135 पूछ लिया, तो 135 को क्या करेंगे, यहाँ पास जो 45 है, 45 को इरेज करेंगे और यहाँ पास 135 लिखेंगे। अब 135 को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम, इसका मान तो हमको पता नहीं, तो फिर हम साइन 90 + 45 कर सकते हैं। अब जो होता है साइन 90, ये तो आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, जो 90 होता है और 270 होता है, क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, ये मान दोनों क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 किस में हो जाएगा, साइन को कास में बदल दिया जाएगा। कास कितना हो जाएगा, कास 45 हो जाएगा, और यहाँ पास 100 हो जाएगा। कास 45 का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है, 100 हो जाएगा। √2 का मान कितना होगा, √2 का मान 0.70, कितना निकल के आ गया, 177, क्या है, करंट है, तो एम्पियर में हो जाएगा। तो इतना मान, तो इस प्रकार से आपको एंगल दे देगा और एंगल का मान आपको रख के क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं। तो आज इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको फंडामेंटल क्लास को आप रेगुलर बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, इसमें मिस नहीं करना है आपको। ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।